गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था शब्द विचार, चैप्टर 4 जो हिंदी ग्रामर का प्रीवियस चैप्टर था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने उसमें जो जो पढ़ा आप लोगों को समझ आ गया होगा। हम जूम मीटिंग में भी इसको काफ़ी बार बात कर चुके हैं। तो क्लास शुरू करते हैं बेटा। चैप्टर 4 है हमारा शब्द विचार। हमने पहले शब्द की परिभाषा सीखी थी, पिछली क्लास में शब्द सीखा था। शब्द के बारे में हमने शब्द के जो भेद होते हैं, चारों भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके साथ में पदों के बारे में सीखा कि पद होते क्या हैं। आपको एक बार फिर से समझा दूं मैं कि जब हम शब्द वर्ण बनाते हैं, वर्णों से जब हम शब्द बनाते हैं और शब्द जब हम बनाना सीख लेते हैं तो उसका वाक्य बनाते हैं। ठीक है, शब्द से जब हम वाक्य बनाते हैं और वाक्य को हम जब व्याकरण के नियमों में बांधते हैं, अर्थात सामने वाला कैसा है, किस लिंग का है, एक है, एक से अधिक है, ये सारी चीज़ें हम व्याकरण के द्वारा या हिंदी ग्रामर के द्वारा, इंग्लिश ग्रामर के द्वारा सीखते हैं। तो ये सब चीज़ें जब हम सीखते हैं तो उसी प्रकार हम बात करते हैं, अर्थात हम व्याकरण के नियमों में बंध जाते हैं। तो व्याकरण के नियमों में बंध कर जब हम वाक्य बनाते हैं तो वे सारे क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने की थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं बेटा। शब्द के जो 4 भाग थे, ठीक है, 4 भागों में से हमने एक भाग समझा था और उसका वो भाग था हमारा उत्पत्ति के आधार पर, अर्थात शब्द की जो उत्पत्ति है या उसकी जो व्युत्पत्ति है, उसका उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। शब्द कैसे बने, तत्सम तद्भव सीखा हमने, देशीय शब्द, विदेशी शब्द सीखे। विदेशी शब्द मतलब जो दूसरी भाषाओं से हमारे हिंदी भाषा में आए हैं, ये चीज़ें हमने सीखी थी। अब आ जाता है हमारा रचना के आधार पर। अब देखिए, रचना के आधार पर जो शब्द का भेद है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, रचना का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ का निर्माण करना, अर्थात हमारी हिंदी भाषा में जो शब्द आए हैं उनका निर्माण किस प्रकार हुआ है, उनकी बनावट कैसी है, ये सारी चीज़ें हम इन तीनों पॉइंट्स में सीखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट लेते हैं हम लोग रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द क्या होते हैं? देखिए, मैं आपको बताती हूँ। रूढ़ शब्द, ये देखिए, रूढ़ शब्द अपने आप में पूरे होते हैं। ठीक है, अपने आप में पूरे होते हैं, अर्थात अगर इनको खंडित किया जाए, खंडित करना अर्थात होता है तोड़ना, तोड़ना। अर्थात रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अपने आप में पूरे होते हैं, अगर उनको तोड़ा जाए तो उनका कोई भी मीनिंग नहीं रहता। ठीक है, जैसे अब ये खाट शब्द है, आप इसको डिवाइड करो तो इसमें हो गया खा और फिर हो गया ट, तो ना तो इसका कोई मीनिंग है ना ट का मीनिंग है। इसी प्रकार पत्र में आपने प अलग किया और त्र अलग किया, तो ना तो इसका कोई मीनिंग है ना इसका मीनिंग है। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो ये चीज़ क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं जो अपने आप में पूरे होते हैं, अगर इनको तोड़ा जाए, खंडित किया जाए, इनका खंड किया जाए तो ये किसी काम के नहीं रहते हैं। वही शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं, मूल शब्द को अगर तोड़ा जाता है तो। क्लियर है? नेक्स्ट लेते हैं बेटा यौगिक शब्द। अब देखिए, यौगिक शब्द किससे बना है? योग से। योग का अर्थ क्या होता है? प्लस, अर्थात यहाँ पर क्या हो रहे हैं? 2 शब्द आपस में क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं और एक सार्थक शब्द बना रहे हैं। ठीक है, खंड करने पर, दोनों को खंड करने पर, अगर खंड मतलब वही, उसी प्रकार अगर दोनों शब्दों को अगर तोड़ा जाएगा तो एक सार्थक शब्द उसमें निकलेगा। किस प्रकार? जैसे शब्द है विद्यालय। ठीक है, अब मैंने इसका खंड किया, इसको तोड़ा, तो विद्या प्लस आलय, तो विद्या का अर्थ होता है शिक्षा और आलय होता है घर। ठीक है, समझे आप लोग? क्या बताया गया है? दोनों को अगर खंड करते हैं, खंडित करते हैं, तोड़ते हैं तो दोनों का अर्थ निकलेगा, सार्थक शब्द मिलेगा हमें। वही शब्द किस में आएंगे? यौगिक शब्द में। इसी प्रकार पाठशाला, अब हमने इसको तोड़ा तो एक बना पाठ और फिर शाला। पाठ मतलब जो आपका चैप्टर है, शाला मतलब आपका विद्यालय। ठीक है, इस प्रकार तो यही यौगिक शब्द। इस प्रकार रसोई घर शब्द को तोड़ा, शब्द बना रसोई, रसोई का भी मीनिंग है और घर का भी मीनिंग है। ठीक है, दोनों शब्दों का अगर अर्थ आपको मिलता है और वो भी कैसा? सार्थक अर्थ मिलता है, वही क्या कहलाते हैं? हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। तीसरा उदाहरण है बेटा योग रूढ़ शब्द। ठीक है, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? अपना सामान्य अर्थ लेकर तो चलते ही है। ठीक है, अपना सामान्य अर्थ तो लेते ही है, साथ में एक विशेष अर्थ भी निकालता है, तो वही शब्द क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द। किस प्रकार? देखिए, सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ भी
बनता है। किस प्रकार बनता है? देखिए, शब्द है हमारा हिमालय, ठीक है, हिम प्लस आलय, और हिम का अर्थ क्या होता है? बर्फ, और आलय का अर्थ क्या होता है? घर। तो अर्थात क्या हो गया? बर्फ का घर। अपना सामान्य अर्थ निकाला उन्होंने, क्या निकाला है कि हिमालय अर्थात हिमालय एक पर्वत है, ठीक है। सामान्य अर्थ हम लोग ये जानते हैं कि हिमालय एक पर्वत है, और अगर इसको तोड़ते हैं तो हिम का अर्थ होता है बर्फ, और आलय हो जाता है घर, अर्थात जो बर्फ का जो घर है। इसी प्रकार नीलकंठ, जिसका कंठ नीला है, ठीक है, नीलकंठ। तो नीलकंठ किसे कहा जाता है? जिस प्रकार अभी श्रावण का मास चल रहा है और आप सभी को पता होगा, नीलकंठ किसे कहा जाता है? शिव जी को, महादेव जी को, ठीक है। तो अपना सामान्य अर्थ निकालते हैं, जिसका कंठ नीला है, जिसका गला नीला है, तो उसका एक विशेष अर्थ क्या निकलता है? महादेव, महादेव। इसी प्रकार लंबोदर, अर्थात जिसका उदर लंबा है, जिसका पेट, उदर का अर्थ क्या होता है? पेट, और लंबो मतलब बड़ा, जिसका पेट बड़ा है, अर्थात श्री गणेश। जलज, जलज का अर्थ क्या होता है? जो जल में उत्पन्न होता है। जलज अर्थात कमल, ठीक है, जलज का अर्थ क्या होता है? कमल। और अगर इसका विशेष अर्थ देखा जाए, अर्थात जो जल में उत्पन्न होता है, और कोई ऐसा पौधा नहीं है या कोई ऐसा फूल नहीं है जो जल में उत्पन्न होता है, वो थोड़े समय के बाद में क्या हो जाता है? गल जाता है, सड़ जाता है। तो ये विशेष अर्थ के आधार पर कौन सा है हमारा? योग रूढ़ शब्द, ठीक है। समझ गए आप लोग? ओके, नेक्स्ट लेते हैं बेटा प्रयोग के आधार पर। देखिए, हमने उत्पत्ति वाला समझा, उत्पत्ति को भी 5 भागों में बांटा गया था। फिर रचना के आधार पर हम आए, रचना को भी 3 भागों में बांटा गया। अब आ जाता है हमारा प्रयोग के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर शब्द जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है। एक है विकारी और दूसरा है अविकारी। तो हम अब इसके बारे में समझते हैं कि विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं। पहले विकारी के बारे में समझते हैं बेटा। विकारी शब्द, अब देखिए, जो शब्द या वे शब्द जो लिंग, वचन और कारक आदि से परिवर्तित होते हैं। परिवर्तित का अर्थ क्या होता है? चेंज होना, ठीक है। तो विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन और कारक के आधार पर क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो उसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। किस प्रकार? देखिए, शब्द कौन कौन से हो सकते हैं विकारी। जैसे मैंने आपको लिखा लड़का, आपने इसका लिंग बदल दिया, क्या बन गया? लड़की, ठीक है। मैंने लिखा नदी, आप इसको एक से अधिक कर सकते हो, नदी का क्या हो जाएगा? नदियाँ, ठीक है। अर्थात वे शब्द जो लिंग, वचन और काल के अनुसार, लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। और जो परिवर्तित नहीं होते हैं, ठीक है, जो और अविकारी क्या कहलाता है? जो लिंग, वचन और कारक से परिवर्तित नहीं होते हैं। ये क्या हो रहे हैं? परिवर्तित होते हैं, और ये परिवर्तित नहीं होते, अर्थात चेंज नहीं होते हैं। जो चेंज नहीं होते हैं वे कहलाते हैं अविकारी, और जो चेंज हो जाते हैं वे कहलाते हैं विकारी। अब नहीं चेंज होने वाले शब्द कौन कौन से? देखिए, मैंने आपको लिखा शब्द ज़्यादा, एक शब्द मैंने लिखा धीरे धीरे, ठीक है। अब आप ज़्यादा शब्द का लिंग बदलिए। क्या आप इसका लिंग बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। धीरे धीरे शब्द, इसका वचन बदलिए आप, या इसका लिंग बदलिए। अगर मैं बोलूँगी कि मैं धीरे धीरे चलती हूँ, अर्थात मैं चलती हूँ, अर्थात मैं लड़की हूँ, और अगर कोई लड़का बोलता है कि मैं धीरे धीरे चलता हूँ, तो आप लड़का या लड़की के अनुसार आपका धीरे धीरे शब्द एज इट इज़ रहा, ठीक है। क्यों रहा? क्योंकि वह शब्द क्या है? अविकारी शब्द है, ठीक है। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो परिवर्तित नहीं होते हैं, और विकारी शब्द होते हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं, जो मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया, ठीक है। ये सही शब्द ज़्यादा, धीरे धीरे, कम, ये बहुत सारे ऐसे शब्द जो आपकी बुक में दे रखे हैं, ठीक है। तो आप समझ गए इस चीज़ को, विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या होते हैं। अगर नहीं समझ आया है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हमारी जूम मीटिंग होगी तो उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, ओके।
अब देखिए फोर्थ है हमारा अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर अर्थात शब्दों के जो भेद होते हैं उनमें लास्ट टॉपिक है हमारा अर्थ के आधार पर, जिसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है एकार्थी, फिर है अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। एकार्थी शब्द क्या होते हैं बेटा? एकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका सिर्फ एक ही अर्थ रहता है, ठीक है। अनेकार्थी जिनका एक से अधिक हो जाता है, और पर्यायवाची शब्द जो हम पिछली क्लासेस में काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में भी, और विलोम शब्द जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं, इनका डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ आ गए ये सारे टॉपिक, और इससे संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट हो बेटा तो हम लोग लाइव क्लास में इसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।